अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सियासी लोग के साथ मैं हूं उज़्मा खान रूमी। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया भर की नज़रें अमेरिका में होने वाले जो 5 नवंबर के सदारती इलेक्शंस हैं उस पर लगी हैं और मुकाबला हो रहा है साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा नायब सदर कमला हैरिस के दरमियान। और जो कमला हैरिस हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी का हिस्सा हैं। दोनों जमातों की जो सियासी पॉलिसियाँ हैं, सियासी जमातों की जो पॉलिसियाँ हैं उनमें काफ़ी फ़र्क है और इनके दरमियान डिबेट भी हो चुकी है। और जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि जो मुबाहिसा हुआ है इनके दरमियान वो उसमें जो कमला हैरिस हैं उनकी कारकर्दगी ज़्यादा बेहतर है। ये मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं। इन्हीं पर कि क्या इसके दुनिया पर इम्पैक्ट्स होंगे, क्योंकि सारी दुनिया ये जानने के लिए बेताब होती है कि अमरीकी सदर कौन होगा, क्योंकि उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो आगे चलने वाली होती हैं। और जब ये पॉलिसीज़ डिफाइन हो जाती हैं तो लोगों को डायरेक्शन भी लोगों के सामने आ जाती है कि अमेरिका क्या डायरेक्शन लेगा, क्योंकि वो एक सुपर पावर है तो पूरी दुनिया के लिए मैटर भी करता है। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं सीनियर एनालिस्ट एडवोकेट भी हैं अब्दुल्ला मलिक साहब। अब्दुल्ला साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। स्काइप लाइन पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर एनालिस्ट डॉक्टर हन्नान अहमद साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुछ देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आसिफ अली भट्टी साहब, ज्वाइन कर चुके हैं बल्कि हमें। आसिफ अली भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। अब्दुल्ला मलिक साहब, सबसे पहले तो चूंकि आप स्टूडियोज़ में मौजूद हैं तो मैं चाहूँगी कि आपसे इनिशिएट करूँ। ये जो पॉलिसीज़ डिसाइड होती हैं या पॉलिसीज़ में एक फ़र्क को देखा जाता है, तो ये किस तरह से करके जो अमरीकी इलेक्शंस हैं उनमें क्या फ़र्क देखा जाता है? क्या दुनिया भर में उनकी पॉलिसी दुनिया की तरफ क्या है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, या उनकी जो अपनी अमेरिका के अंदर जो पॉलिसीज़ हैं, अंदरूनी पॉलिसीज़, उसको ज़्यादा वेटेज दी? देखिए, अमेरिका के जो इलेक्शन है हमेशा ही बड़े इंटरेस्टिंग रहे हैं। जब भी हुए हैं पूरी दुनिया की नज़रें अमेरिका की तरफ रही हैं। मेरा ख्याल है कि जो हमने ऑब्जर्व किया है कि अमेरिका के अंदर जो पॉलिसियाँ होती हैं वो ज़्यादा देखी जाती हैं। आपको याद होगा कि जब ट्रंप का पहला इलेक्शन था तो उन्होंने सबसे पहले अमेरिका का, जिसने हमने हमारे मुशर्रफ साहब ने कहा था सबसे पहले पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा था सबसे पहले अमेरिका। और उन्होंने, आपको पता कि मैक्सिको के बॉर्डर पे उन्होंने एक हैज भी, और जिस तरह हमने अफगानिस्तान पे बॉर्डर पे लगाई, उन्होंने लगाने की, और जो रिफ्यूजीज थे या लोग क्रॉस करके आते थे उन पर बैन भी लगाया था। तो उनकी एक्सटर्नल पॉलिसियाँ ज़्यादा मैटर करती हैं, इंटरनल पॉलिसियाँ ज़्यादा मैटर करती हैं, एक्सटर्नल पॉलिसियाँ कम मैटर करती है। लेकिन इस दफ़ा जो एक्सटर्नल पॉलिसी है वो बड़ी मैटर करती है। जिस तरह के अभी दुनिया भर में जहाँ भी इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर ऐसी क़ुव्वतें, जो ऐसी फोर्सेस जिन्होंने फ़लस्तीन में और इसराइल के इशूज़ पर रिलियो की हिमायत की थी वो हारे हैं। आपने ब्रिटेन का देखा होगा, या हमारे इंडिया में भी ऐसा ही हुआ कि अब की बार 400 पार, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कनाडा में होने जा रहे हैं तो कैनेडियन का भी यही है, फ्रेंच का भी, और जहाँ दुनिया भर में होंगे। तो ये ट्रेंड ये नज़र आ रहा है कि ऐसे ही स्टेट्स, ऐसे लीडर्स जिन्होंने फ़लस्तीन के इशू को कहा कि इजराइल का एक्शन है वो ज़ल्माना है और वो किलिंग हो रही है, जेनोसाइड हो रहा है। आपने देखा कि दुनिया भर में अगर सबसे ज़्यादा कहीं पर जलसे जुलूस निकले हैं, कंडेम्ड हुए हैं, तो वो अमेरिकन निकले। अवाम का टिल्ट जो है वो, चाहे वो दुनिया भर के अवाम हो, उनका टिल्ट जो है वो हमें फ़लस्तीन की तरफ नजर आता है। और दूसरी बात, अहम बात यह है कि अमेरिका में हमेशा 5-6 रियासतें ऐसी हैं जो बड़ी स्विंग रियासतें जिन्हें कहा जाता है, और उनका जो वोट बैंक होता है वो बड़ा ट्विस्टिंग होता है। वो जिस तरह स्विंग कर जाती हैं वो पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है। अब देखिए ना, शुरू आपने देखा होगा कि सदर बाइडेन को विड्रॉ करना पड़ा, और अपनी उनकी जो पॉलिसियाँ थी बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा था। नो डाउट कमला हैरिस ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन बिल आखिर एंड पे वही होगा जो जिससे मैंने कहा है कि जो 5-6-7 स्विंग स्टेट्स हैं उनका, और जो फ़लस्तीन पे जो इशू है, ट्रंप ने भी माइल्डली, इतना कोई ज़्यादा नहीं उन्होंने फेवर किया, लेकिन नज़र ये आ रहा कि हमेशा ये ऐसा होता है कि जो भी रियासत, जो भी पार्टी इक़्तिदार में होती है उसको अपने इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ता है। इस दफ़ा मेरा ख्याल है कि जो क्रिटिकल इशू होगा वो फ़लस्तीन वाला इशू होगा। ठीक हो गया। डॉक्टर हन्नान साहब, आप क्या समझते हैं कि ये सदारती मुबाहिसा जो हुआ, मीडिया रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि इसमें जो कमला हैरिस हैं उनकी कारकर्दगी ज़्यादा बेहतर रही, आप क्या समझते हैं? चीजें हैं। सबसे पहले तो अगर हम पूरी डिबेट के हवाले से देखें, बॉडी लैंग्वेज के हवाले से, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है ना उस पूरे सिनेरियो के अंदर मुझे थोड़ा सा, जिसे आप कहते हैं कि वो थोड़ा बैक एंड पे लगे हैं, उनकी वो एनर्जी लेवल वो नहीं था जो कमला हैरिस का था। एक बात। दूसरी, वो
डायरेक्ट जो एंकर था उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे थे, अवाम को ड्रेस नहीं कर रहे थे, जबकि उसकी दूसरी तरफ जो कमला हैरिस थी वो अपना स्क्रीन की तरफ देख के अवाम को ड्रेस कर रही थी। इसका मतलब ये वो थोड़ी सी कमांडिंग पोजीशन में थी। पर जहां तक फॉरेन पॉलिसी की बात है, डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि 4 साल प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनको पॉलिसी का ज्यादा पता है, तो उन्होंने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड अटैक किया उसके ऊपर, कमला हैरिस के ऊपर, और उनकी क्योंकि लेगेसी चल रही है, पहले वो बाइडेन साहब थे और उसी पॉलिसी को वो कह रहे आगे लेके चलेंगे। जो मेन इश्यू अमेरिकन पॉलिसी में अब आएगा ना, इसके ऊपर बड़ा डिसेसिव फैक्टर है। अमेरिकन हिस्टोरिकली जो है ना, ये जो है ना प्रो लाइफ है। अमेरिका के अंदर जो लोग हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो प्रो लाइफ है, वो अबॉर्शन के खिलाफ उसने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है। जबकि हैरिस ये चाह रही है कि जी हम जो है ना अबॉर्शन के इशू को हम इसको जो है ना एड्रेस करेंगे और हम लोगों को राइट ऑफ चॉइस देंगे। अमेरिका में भी कंजर्वेटिव लोग बहुत ज्यादा हैं, जो स्विंग वोटर है ना, उनके लिए अमेरिका के अंदर ये चीज काबिले बर्दाश्त नहीं या उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे वो, कि जनाब वो जो है ना अबॉर्शन के इशू को वो लेके चले। दूसरा जो स्ट्रॉन्ग इशू है उसमें डेफिनेटली इंडियन, चाइनीज और जो आपकी जो स्पेनिश कम्युनिटी है, वो इमिग्रेशन के बड़ा खिलाफ है डोनाल्ड ट्रंप। पर उसने अपने लास्ट दौर पे किया तो कुछ नहीं था, पर यह है कि वो उसकी पॉलिसी बड़ी क्लियर है। जबकि ये जो है ना, क्योंकि इसने अपने आप को इंट्रोड्यूस इस तरह करवाया कि मैं जो है ना एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ और मैं जो है ना आवाज हूँ मिडिल क्लास की। तो टैक्सेस की बात की है उसने, कमला हैरिस ने, उसमें ये है कि उसने कहा जी डोनाल्ड ट्रंप ने अमीर लोगों को टैक्स लगा रही, जबकि मैं जो है ना गरीबों को रिलीफ दूंगी। अब इन सारे सिनेरियोस को देखा जाए तो अमेरिकन के इलेक्शन बड़े मजे के बन रहे हैं इस वक्त पर, और ये जरा टफ टाइम देगी ये जो कमला हैरिस जो है ना बाइडेन को। एक तो वो फर्स्ट टाइम अमेरिकन वुमेन प्रेसिडेंट आएगी, अगर कोई इससे पहले कभी कोई वुमेन प्रेसिडेंट नहीं है, एक बात। दूसरा ये भी जो कंजर्वेटिव वोट है वो एंड के ऊपर ट्विस्ट करेगा। लास्ट टाइम हैरी क्लिंटन ने तीनों डिबेट्स जीती थी, पर हुआ क्या, ट्रंप सब जीत गए। पर अब जो है ना ट्रंप की कुछ रेपुटेशन भी अमेरिका के अंदर खराब हुई है, और उसको उसने डायरेक्ट अटैक किया इसके ऊपर, ट्रंप के साहब के ऊपर अटैक किया कि जिनसी अटैक की उसने बात की है। सेकंड कहा जी ट्रंप जो है मेंटली स्टेबल नहीं है। ये स्टेट डिबेट के अंदर बात हुई, डिबेट बड़ी मजे की थी, बड़ा उन्होंने सख्त स्टैंड लिया ट्रंप के खिलाफ। तो ट्रंप जो है ना उसका जो बॉडी लैंग्वेज है और जो कुछ चीजों के मामले में वो बड़ा क्लियर था, उसके पता था कि उसे क्या करना है। जहां तक पैलेस्टाइन इशू की बात है ना, उसके ऊपर दोनों ने कॉल किया, क्योंकि वो यूएस कम्युनिटी डेफिनेटली और मिलियंस ऑफ डॉलर्स इलेक्शन के अंदर लगाती है, तो दोनों उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। पर जो कमला हैरिस है ना, ये बड़ी कामयाब रही है। इन्होंने तकरीबन 4 जो ना बिलियन डॉलर की जो ना वो इलेक्शन कैंपेन के अंदर जो ना इसने इकट्ठा किया, जबकि दूसरी तरफ जो ना 130 मिलियन डॉलर जो है ना वो इन्होंने इकट्ठा किया उसके लिए इलेक्शन की कैंपेन के लिए। तो इस हवाले से अगर देखा जाए, डेफिनेटली जिसके पास पैसे हैं वो प्रॉपरली उसको लगाएगा, प्रॉपर उसको मैनिपुलेट करेगा, मीडिया को भी और बाकी चीजों को भी। अब रहेगी फॉरेन पॉलिसी की बात टूवर्ड्स यूक्रेन वार, रशिया और साउथ एशिया और बाकी कंट्री। अभी तक इनके ऊपर सेरातर डिस्कशंस नहीं हुई, इवन के जो पूरी रैलीज भी हुई हैं दोनों तरफ से, इसके ऊपर उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं रहा है। बट अगर जनरली अगर देखा जाए तो जो आपके हिस्टोरिकली कुछ स्टेट्स जो है वो टोटली सपोर्ट करेंगे डोनाल्ड ट्रंप को, और कुछ जो है कमला हैरिस को करेंगी। पर उसमें जो स्विंग वोटर है ना, वो बड़ा अहम रोल प्ले करेगा कि उन्होंने किस तरफ जाना है। और वो जो है ना, ये 4 इशू जो है ना, एक अबॉर्शन का इशू है, राइट ऑफ चॉइस जो है, दूसरा जो है पैलेस्टाइन का इशू है, तीसरा इशू जो है टैक्सेस का है कि रिच के ऊपर लगेंगे, पुअर के ऊपर लगेंगे, और चौथा जो है इमिग्रेशन का इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो डोनाल्ड ट्रंप बड़ा स्टैंड इसके ऊपर ले रहा है। उसके ऊपर इंडियन कम्युनिटी तो डेफिनेटली उसको लाइक नहीं करेंगे इस बात के ऊपर। एक जो ओवरऑल जनरल जो पिक्चर बन रही ना, उसके ऊपर बड़ा नेक टू नेक जाएगा। अगर आप स्टेट टू स्टेट देखें, मैंने बहुत सारा उसको मॉनिटर किया है, और उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये अभी 47 और तकरीबन 49 ये रेशो चल रही है। 49 के ऊपर चल रहे हैं वो कमला हैरिस साहब चल रही है, और 47 के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब चल रहे हैं। तो बड़ा मार्जिन सा इसमें डिफरेंस है। अभी 54 दिन बाकी पड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये लीड लेगा, क्योंकि ये पब्लिक के अंदर जब ये जाता है ना तो बड़े जबरदस्त तरीके से परफॉर्म करता है। पर वो उसके ऊपर कुछ केसेस भी हैं, जो लास्ट टाइम जो कैपिटल हिल पे अटैक हुआ था और वो सारी चीजें। तो ये अब जो मैं समझता हूँ जो कैंपेन प्लानर्स है ना, जो डेमोक्रेट्स के हैं,
वो उसकी जातियात के ऊपर हिट कर रहे हैं कि जनाब ये मेंटली स्टेबल नहीं है, ये बंदा जो है इसने पहले अमेरिका को इन हालात में धकेल दिया और ये फॉरेन पॉलिसी को उस तरह लेके नहीं चलेगा। ऑन दी अदर हैंड ट्रम्प है, ट्रम्प साहब ने बड़ा क्लियरली इनको मैसेज दिया कि जी आपके पास तो वो एक्सपीरियंस नहीं है कि आप उसको फॉरेन पॉलिसी को रन कर सके जिस तरह मेरे पास है। तो अब जो जनरली जो है ना ये बड़ा नेक टू नेक इलेक्शन जाएगा इस वक्त बाद, और ये भी कुछ लोग साइलेंट वोटर है अमेरिका के अंदर। ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री बदलेगी अगर कोई औरत अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट आती है। अब बहुत सारे लोग कंजर्वेटिव भी हैं अमेरिका के अंदर जो औरतों को प्रेसिडेंट बनने में शायद उनको इतने कंफर्टेबल ना हो। ये बिल्कुल पाकिस्तान की तरह जो उनकी जो बैकवर्ड तो मैं नहीं कहूँगा, यानी कि जो ट्रेडिशनल स्टेट्स है पाकिस्तान इस लिहाज से तो आगे है। बेनजीर भुट्टो साहिबा को 1988 में ही बना दिया था। देखिए पाकिस्तान के अंदर हम लोग जो है ना बड़े इस मामले में बड़े एडवांस हैं। हमारा जो फीमेल्स के साथ इस वाले से जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट और ये बाकी चीजें हैं, हम लोग इंडिया के अंदर भी इवन आप और कंट्री में देख लें, हम लोग बांग्लादेश में देख लें, तो हमारा खवातीन के लिए उनको वोट देना हम कॉम्पिटेंसी के ऊपर जाते हैं। राइट, एक चीज है। राइट। आसिफ अली भट्टी साहब, आप क्या देखते हैं कि किसका एनर्जी लेवल आपको ज्यादा नजर आया? क्योंकि डॉक्टर हनान साहब तो ये कह रहे हैं कि जो अगर आप बॉडी लैंग्वेज की बात करें, एनर्जी लेवल की बात करें, तो उन्हें कैमला हैरिस जो हैं वो इस डिबेट में लीड लेती हुई दिखाई दी। लेकिन दूसरे कुछ पर्सपेक्टिव में भी उन्होंने बात की जिसको मैं चाहूंगी कि बाद में हम वन बाय वन डिस्कस करें। आप ओवरऑल जरा मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि किसकी बॉडी लैंग्वेज इस डिबेट के दौरान जो है वो ज्यादा बेहतर थी? क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स तो कैमला हैरिस को बेहतर करार दे रही हैं, जैसे कि डॉक्टर हनान साहब ने भी कहा। देखिए उस्मा, इसमें दो फैक्टर हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। मैं गुज़श्ता अपने जो तजर्बा है मेरा अमेरिकन इलेक्शंस को कवर करने का, उसके तनाजुर में बात करूंगा। ये दूसरी मर्तबा है कि खातून जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ रही हैं। पिछली दफा जब मैं था अमेरिका में तो मैंने मुख्तलिफ स्टेट्स में अर्ली वोटिंग और उसके बाद जो डे ऑफ इलेक्शन था वो कवर किया। तो उसमें मुझे लगता था कि हिलरी के हवाले से लोगों की बहुत उमंगे हैं, और जिस तरह की वो पॉलिसीज या डेमोक्रेट्स की जो पॉलिसीज थी वो उन्होंने बार बार उनका इजहार किया, और खास तौर पे जो कॉमनर्स हैं, आई मीन टू से द अमेरिकन्स, उनके हवाले से वो बहुत बात करती थी। लेकिन ट्रम्प जो थे वो पहली दफा एक वॉरियर के तौर पे आए थे, और ऐसा लगता था कि बिजनेस टाइकॉन जो है वो बहुत ज्यादा पिटर्ब था कि वो प्रेसिडेंसी को कैप्चर करे, और उसके लिए उन्होंने बहुत पैसे भी लगाए, और बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं अमेरिका के, बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, उन्होंने भी उन पर इन्वेस्टमेंट की। लेकिन उनका जो मैं इसलिए जरा क्लियरली बात करूंगा कि जो ट्रम्प का मॉडस ऑपरेंडी रहा है प्रेसिडेंट के तौर पे, जो उन्होंने मशीन चलाई यहाँ पर, गवर्नमेंट की मशीनरी जो चलाई, वो शायद उस तरह से पसंद नहीं आई है। यहाँ पे भी ताकतवरों का बड़ी मदाखलत है, यहाँ पे भी बड़ा कंट्रोल है, बहुत सारी चीजें हैं। डेमोक्रेसी के साथ साथ ताकत का जो इजहार है पूरी दुनिया के अंदर, वो अमेरिका का खासा है। तो उसमें डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो इंटरनेशनली बहुत सारे मसाइल के अंदर घिर गए, और शुरू में ही आते साथ ही उन्होंने मुसलमान मुल्कों के पर पाबंदी लगाने की बात की थी, आपको याद होगा। और कुछ ही अरसा गुजरा तो उनको इतना मजबूर कर दिया गया कि असला की डील के लिए उन्हें सऊदी अरेबिया जाना पड़ा। अपने पहले ही साल में पहला जो विजिट उन्होंने किया वो सऊदी अरेबिया का किया, सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क का किया। तो उस तरह उनकी रोल बैक होना शुरू हो गया वो पहले स्टेप पे ही। उसके बाद उन्होंने दीवार खड़ी करने की बात की इलीगल इमिग्रेंट्स की, जो कि मैक्सिको के रास्ते से आते हैं। वो वहां पे खवातीन को बच्चों से अलग कर दिया गया, उनको आइसोलेशन में डाल दिया गया, छोटे छोटे कैंप्स बनाए गए जो कि हम मशरकी ममालिक में भी नहीं देखते हैं। यहाँ पर वो हुआ, उस पर बड़े प्रोटेस्ट हुए, बड़े क्वेश्चंस उठे। इसी तरह से जो इकोनॉमी है, मैं अब इंटरनल पे आ जाता हूं, तो इंटरनल में, अच्छा एक्सटर्नल में एक बात और यहाँ पे जिक्र कर दूं कि वहां से अफगानिस्तान से जो रिट्रीट, जिसको ये कहते हैं कि रिट्रीट रिटर्न था हमारा, ये बेसिकली एक उसको शिकस्त गिना जाता है, यहाँ पर किताबों में लिखा जाता है और अखबारात में भी आया कि ट्रम्प के दौर में जो है वहां से फौज को निकलना पड़ा, चाहे जैसे भी निकलना पड़ा। तो ट्रम्प की बहुत बज़ाहिर पॉलिसी तो इंटरनेशनल ये रही है कि वो कहीं फौज नहीं भेजेंगे और फौज कशी नहीं करेंगे, लेकिन उन्हीं के दौर में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिस पर कुछ एस्टेब्लिशमेंट नाला नजर आई। उसके बाद इंटरनल अगर आप आसिफ अली भट्टी साहब एक सेकंड आगे बढ़ने से पहले, अभी डॉक्टर हनान साहब ने कहा कि इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ये कह रहे हैं कि उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो किसी के पास नहीं है। तो क्या ये जो अभी आपने जो मसाइल गिनवाए, तो ये उनका एक्सपीरियंस जो है वो उनके लिए नेगेटिव काउंट होगा, या इसको जो है वो पॉजिटिविटी के साथ देखा जा रहा है आवाम में?
देखिए हम ना इसको चूंकि हम ऑब्जर्वर्स के तौर पर देखते हैं एज अ जर्नलिस्ट, या मेरे जो दोस्त बैठे हुए हैं जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर, बेसिकली अमेरिका जो है वो एक ताकत का नाम है, उसमें माशी ताकत भी है और जोहरी ताकत भी है, और साथ में असले के जोर पर बहुत ज्यादा उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर रूल भी किया है। डॉलर इकोनॉमी है पूरी दुनिया के अंदर, चाइना की कोशिश के बावजूद इकोनॉमी का मॉडस ऑपरेंडी तब्दील नहीं हो सका है। यूरोप ने कोशिश की, वो धड़ाम से गिर पड़ा वहां पे। इसी तरह से अगर आपने कहा कि एक्सपीरियंस है उनको, तो किस चीज का एक्सपीरियंस है? वो तो बहुत सारी चीजों पे नाकाम हुए हैं। फिर पहली दफा वो प्रेसिडेंट बने थे, उनको इस बात का जोम था कि वो कुछ भी कर सकते हैं जिंदगी में, और वही बात जो वो कभी किसी फिल्म में एक छोटे से क्लिप में उन्होंने कहा था, तो वो अपना ख्वाब लेके वो सदर बने थे। लेकिन जो पॉलिसीज हैं उसमें मैं ये बात जरूर कहूंगा कि कैमला हैरिस जो है वो जब यहाँ पे दौर था बैरक ओबामा का, उस दौर से वो एंटर है। आप ये देखें कि जो मशीनरी होती है हुकूमत का, जो नज्म नस्क होता है, वो कोई प्रेसिडेंट बैठ के नहीं चला रहा होता, वो सिर्फ कमांड एंड कंट्रोल के ऊपर बैठा होता है। चीजें वही होती हैं जो कि पॉलिसी मेकर्स बनाते हैं, आपकी एस्टेब्लिशमेंट बनाती है, और आपकी जो पॉलिटिकल मतलब पार्लियामेंट है, पॉलिटिकल हाउस जो है वो बनाता है। उसके बाद आपका जो तशख्खुस है, जो आपका लेवल होता है, वो आता है खोल के कि आप ये डायरेक्शन दे रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं। कैमला हैरिस ने जब ओबामा के दौर से, मैंने आपको बताया, 2 अदवार वहां गुजारे उन्होंने। उसके बाद से जब से बाइडेन बने हैं, तब भी वो नायब वजीर सदर की हैसियत से उन्होंने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया है, और बड़ी साइलेंट रही हैं वो। आप देखें वो मीडिया पे नहीं आई, और अभी 4 साल के बाद जब बाइडेन रिटायर्ड हर्ट हुए हैं, उसके बाद उनकी एंट्री हुई है। तो एक्सपीरियंस की अगर बात की तो एक्सपीरियंस तो इनके पास ज्यादा है कि वो मशीनरी को जानती है कि कैसे पॉलिसी बनाई जाए और कैसे चलाई जाए। इसी तरह से मैं इंटरनल बात करना चाह रहा था कि मुल्क के अंदर इस वक्त इकोनॉमी का बुरा हाल है। टैक्सेस इसलिए बढ़ गए, या साथ बाजारी इसलिए बढ़ गई कि चाइना के साथ एक यकदम ट्रंप ने अपने दौर के अंदर एक पाबंदियां सी लगा दी कंपनीज के ऊपर। आप देखें कि मुल्क का तमाम खाम माल, अमेरिका का तमाम खाम माल, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारी इंपोर्ट होती हैं। यहाँ लोकली तो बहुत कम चीजें बनती हैं। दुनिया को पता होना चाहिए, हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि यहाँ पर भी बाहर से ही सारा माल आता है। इवन सुई से लेके, सुई धागे से लेके, और खाने की बड़ी बड़ी क्रॉकरीज जो है वो चाइना से आती है। बड़े बड़ा सामान जो है वो वहां से आता है। तो जब आपने अचानक ही बैन कर दिया चाइना की कंपनीज को, या उनके साथ लड़ पड़े, या उनके साथ एक दुश्मनी वाली सूरत हाल पैदा कर दी, तो आपके मुल्क के अंदर कमी होगी। आप सोचें कि यहाँ पर जो ट्रक्स का जो बिजनेस है, जो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, सामान को बहरी या जो बड़ी एयरपोर्ट्स हैं वहां से उठा के लेके जाते हैं, उनका बिजनेस डाउन हो गया। यानी कि कोई चीज ले जाने के लिए नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन रुक गई। तो उसकी रीजन ये थी कि बिजनेस नीचे आया। अब जाहिर है बाइडेन का दौर जब आया तो वो दोबारा से रीवैम्प किया उन्होंने चीजों को, दोबारा से रिसाइकल की वो पॉलिसीज जो कि बिल्कुल डंप कर दी गई थी। और बज़ाहिर ये लगता है कि इकोनॉमी इज द नंबर 1 इशू इन यूनाइटेड स्टेट्स राइट नाउ। दूसरा, यहाँ पर जो खवातीन का इस्तिकात हमल का जो मामला है, उसके ऊपर काफी लेदे हुई थी। और आपको पता होना चाहिए कि कंजर्वेटिव्स यहाँ पर उनकी तादाद ज्यादा नहीं है, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। लिहाजा उस वक्त भी ट्रंप की जो पॉलिसीज थी वो ये थी कि इसको जो है ना वो बैन होना चाहिए हर सूरत में। और मुख्तलिफ स्टेट जहां जहां उनके गवर्नर्स थे, यहाँ पे आपको सिस्टम पता होना चाहिए कि स्टेट्स के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो चलाती है सिस्टम को, जो गवर्नर होता है वो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट का। तो वो तमाम फंड्स उनके पास आते हैं और उसको इम्प्लीमेंट वो करवाते हैं। तो ट्रंप ने ये ड्रामा किया, या ये तरीका इस्तेमाल किया कि उन्होंने गवर्नर्स को इस्तेमाल किया। भले से वहां पे डेमोक्रेट्स की लोकल गवर्नमेंट थी, वहां पे मेयर जो था वो डेमोक्रेट्स का था, न्यूयॉर्क तक में उन्होंने इसी तरह से फर्स्ट क्रिएट किए रखी। तो मैं ये नेगेटिव पॉइंट देखता हूं उनका कि इस मामले में भी उन्होंने थोड़ा सा ओवरडू किया। थर्ड, जो कि मैं समझता हूं इमिग्रेशन है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ट्रंप की जो पॉलिसीज थी उन्होंने टोटल बैन करने की बात की। तो उन्होंने कहा था अंदर के बाद कोई मुल्क में दाखिल हो सकेगा। हालांकि ये मुल्क इमिग्रेंट्स का मुल्क है, यहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग हैं या समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि ये मुल्क बनाया इमिग्रेंट्स ने। तो कैसे मुमकिन है कि आप इमिग्रेंट्स को बाहर निकाल दें? हाँ, ये जरूर है कि जो पॉलिसीज हैं डेमोक्रेट्स की वो इस बात के ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं कि वो उनको कुछ ना कुछ उनके लिए मदद करें, उनको यहाँ पर इमिग्रेशन दें। लेकिन इसमें भी बाइडेन नाकाम रहे हैं। कैमला हैरिस के क्रेडिट पे कुछ नहीं। और ये बात और आपने सुना होगा डिबेट में, उन्होंने कहा कि आप बाइडेन से मुकालमा नहीं कर रहे, आप हिलरी से कर रहे हैं, लिहाजा बाइडेन की गवर्नमेंट इज गॉन, नाउ आई एम कंटेस्टिंग इलेक्शन एज फॉर द प्रेसिडेंसी। तो जाहिर है कैमला के यहाँ नेगेटिविटी उस तरह से नहीं आई।
और बाइडन की पॉलिसी जो है इमिग्रेशन के हवाले से नाकाम रही है। उन्होंने कोई बड़ी जो है लेजिस्लेशन नहीं करवा सके, वो चूंकि वहां पे इनकी अक्सरियत नहीं थी सेनेट में और कांग्रेस के अंदर। तो मैं ये पूरी ओवरऑल पिक्चर अगर देखूं तो मुझे ऐसे लगता है कि जो कि अभी CNN ने रिपोर्ट किया है कि किसी हद तक बेहतर परफॉर्म किया है कैमला हैरिस ने। हाउएवर न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो है वो उनके खिलाफ लिखा है कि वो नीचे गई हैं और ट्रंप की कारकर्दगी ज्यादा बेहतर है क्योंकि वो एक्सपीरियंस है। तो ये मुझे लगता है मुकाबला नेक टू नेक होगा। और माजी का जो मैंने मिसाल दी थी कि हिलरी क्लिंटन के साथ आखिरी दिन तक मैं विनिंग पार्टी में मौजूद था रात को, और जब मुझे अंदाजा हुआ कि स्विंग करके ऊपर जा रही हैं हिलरी, और अचानक जो स्विंग स्टेट्स हैं, मैं बाद में तज़किरा करूंगा उसका, तो स्विंग स्टेट से जब रिजल्ट आना शुरू हुए तो ये अवाम की दिलचस्पी के लिए कि अचानक से ट्रंप ऊपर चले गए और वो हार गई। तो ये लगता है आखिरी वक्त तक जो है ना ये मुकाबला बड़ा सख्त होगा। डॉक्टर हनान साहब भी इसी बात से एग्री करते हैं। वो कहते हैं ये जो स्विंग स्टेट्स हैं, ये स्विंग वोटर जो है वो एंड टाइम पर जो है वो मामलात उल्टा देता है। ब्रेक पे नाजरीन जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी एक स्पेसिफिक डिबेट हो रही है वहाँ के हालात के हवाले से, तो मैं चाहूंगी कि यहीं से कंटिन्यू करें। हमारे साथ रहिएगा।